बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। यहाँ से डिग्री हासिल करने के बाद आपके जीवन में आप यशस्वी होंगे, ये शुभकामनाएं भी देता हूं। One thing is very important where we need to understand what is exactly the success in the life. Only to get the degree is not the success. And with the help of degree, if you can get too much wealth, that is not the success. Knowledge is the power. It's very important, very strong power. I always tell it to the people two important philosophies. One is innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. The other important philosophy is very important as far as our social, political, business life is concerned. That no person is waste and no material is waste. It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. And these are the two important philosophies which I always try to convince the people. Today I am very much happy that you are the future of our country. आप हमारे देश का भविष्य है और मुझे इस बात का अभिमान होता है कि वर्ल्ड में अमेरिका में अगर 10 डॉक्टर है तो उसमें से 6 भारतीय हैं। यूके में अगर 10 अच्छे डॉक्टर है उसमें 6 से 7 भारतीय हैं। मैं बहुत बार जब विदेश में जाता हूं तो लोग कहते हैं वी ऑलवेज प्रीफर इंडियन डॉक्टर। जहां तक सॉफ्टवेयर की बात है, हमारे देश के इंजीनियर्स पूरे दुनिया में छाए हुए हैं। मुझे जापान के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पूछा था कि मिस्टर गडकरी, आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो लड़के हैं, उनके दिमाग में मैथमेटिक्स के कोई जीन्स है क्या स्पेशल? वो इतने कॉम्पिटेंट कैसे हैं? तो चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे मेडिकल की हो, हमारे युवा देश के लिए बहुत नाम हासिल कर रहे हैं और देश में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। एक बात बिल्कुल सही है जो विवेकानंद जी ने कही है कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और इसलिए पैसा तो कमाना ही चाहिए, ईमानदारी के मार्ग से पैसा कमाना चाहिए, वो गुनाह नहीं है। पर पैसा ये जीवन का साधन है, साध्य नहीं है। हमें काम करते समय नॉलेज जो होते, बहुत से लोग जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं उनको हम एजुकेटेड कहते हैं, सुशिक्षित कहते हैं। सुसंस्कृत और सुशिक्षित 2 शब्दों में फर्क है। मैं मजाक में, जब दिल्ली में मैं कभी आना नहीं चाहता था, अचानक दिल्ली आया तो पहली बार मुझे पता ही नहीं था कि दिल्ली में ठंड होती है। मैं हाफ शर्ट पे एक स्वेटर पहन के आया था, तब मुझे पता चला कि दिल्ली में बहुत ठंड होती है। तो मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उस समय मेरा वजन काफ़ी ज़्यादा था। तो मुझे रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि हम सब कोट पहने हुए, आपके पास कोट नहीं है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे जैसा ही मोटा आदमी था, उसका कोट पहनकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। सो आई एम वेरी मच न्यू टू ऑल दिस एरिया, क्योंकि मेरा 18 साल का राजनीतिक जीवन मुंबई और महाराष्ट्र में गया। योगायोग से मुझे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे और वो समुंदर में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और 55 फ्लाईओवर्स इन मुंबई वो बांधने का मौका मिला और उसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का ठप्पा मेरे ऊपर लग गया। अटल जी ने मुझे बुलाकर मुझे आदेश दिया कि तुमने ये बहुत काम किया, अभी गांव जोड़ने के लिए योजना तैयार करो। और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, मेरे उस समय उम्र भी 36-38 साल की थी, तो बड़े बड़े अधिकारी थे मेरे साथ और 3 महीने में मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया था और अटल जी को सौंपा था। और 15 दिन के बाद उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना को डिक्लेयर किया था, जिसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और ये जो हिंदुस्तान के इतिहास की एक फ्लैगशिप स्कीम है, वो बनाने का मुझे सौभाग्य मिला। पर मैं आपको एक बात बताता हूं,
मैं अभी 36 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूं। 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे डिपार्टमेंट में हुए हैं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जब होते हैं तो सब लोग मुझे क्रेडिट देते हैं, मेरा क्रेडिट नहीं है। मेरे साथ काम करने वाले असंख्य इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, अधिकारी रात दिन मेहनत करते हैं, उनका ये काम होता है। तो पहली बात मैं आपको सुझाऊंगा कि अच्छा होना, विद्वान होना, इससे लीडरशिप में वो पर्याप्त नहीं है। टीम वर्क भी डेवलप करना पड़ता है। मैं बहुत बार साइंस के विद्यार्थियों को बताता हूं, मेरे जीवन में मैंने एक छोटा सा इक्वेशन सीखा था कि ए नाम के व्यक्ति ने ए स्क्वायर काम किया और बी नाम के व्यक्ति ने बी स्क्वायर काम किया, तो टोटल वर्क इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट व्हेन ए एंड बी कम्स का कॉफी शॉप था, तो मैंने उनको पूछा, आपने स्टारबक्स का आत्मचरित्र पढ़ा है क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैंने जरूर पढ़ी है। उसकी एक विशेषता है, उनके पिता जो थे वो ट्रक ड्राइवर थे और माताजी नर्स थी। वो गरीब परिवार के थे और एक रेस्टोरेंट में वो कॉफी शॉप में काम करने लगे और वहीं से उनको एक आइडिया क्लिक हुई और उन्होंने अपने कॉफी शॉप शुरू किए। 1-2 करते करते आज 23,000 वर्ल्ड में स्टारबक्स का कॉफी शॉप है। जब उनको पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तो स्टारबक्स जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब आपको सक्सेस मिलता है तब उस सक्सेस की खुशी अगर केवल आपको व्यक्तिगत रूप से होती है, आपके साथ वाले लोगों को नहीं होती है, देन दैट सक्सेस इज मीनिंगलेस। पर जब आपको यश मिलता है तो आपसे ज्यादा खुशी आपके सबऑर्डिनेट, आपके मित्र, आपके परिवारजन, आपके साथ जनता, उनको उससे ज्यादा होती है। देन दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सक्सेस। अब यह संभव कब होगा? देखो, अहंकार और आत्मविश्वास, इन 2 शब्दों में अंतर बहुत छोटा है। आत्मविश्वास होना चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए, पर अहंकारी नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन रिलेशनशिप इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड एवरीथिंग। आपके संबंध कैसे लोगों के साथ, नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता। ऐसा कहते हैं कि जितना विद्वान है, जितना धनवान है, उतना नम्र होगा, तो वो उसकी विद्वत्ता और उसकी नम्रता के कारण उसका व्यक्तित्व और खुलता है। तो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है, तो मैं ये मानता हूं कि आपको पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके सिवा परिवार नहीं चल सकता। जो मैंने कहा कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। पर उसके साथ साथ सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सेंसिटिवनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और अगर ये हमारे बीच में नहीं होगा, एक साइड में हम बहुत विद्वान होंगे और बहुत धनवान होंगे, तो लोग आपके सामने नहीं बोलेंगे। और इसलिए मैंने कभी कभी, मुझे बहुत अच्छा जीवन में अनुभव आया कि मुंबई में काफी दिन रहा, तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, अमिताभ बच्चन से लेकर अनेक तक, क्रिकेटियर्स, सुनील गावस्कर लेकर सचिन तेंदुलकर, सब मेरे मित्र रहे। तो मैंने एक एक को देखा और दिल्ली आकर मुझे बिल गेट्स से लेकर अनेक लोगों को मेरे घर पर उनको मिलने का मौका मिला। तो मुझे एक मित्र ने, मुझे, ये सब लोग बड़े ही लोग हैं, तो एक बार उसने मुझे पूछा कि तुम दिल्ली में रहते हो, रोज तुम्हारी नए नए लोगों से मुलाकात होती है, तुम्हारा क्या ऑब्जर्वेशन है? तो मैंने उनको, एक मेरे मुंह से निकल गया कि जिन लोगों को मैं बहुत बड़ा समझ रहा था, उसके नजदीक जाने के बाद, अनुभव लेने के बाद मुझे पता चला कि मैं उनको जितना बड़ा समझ रहा हूं उतने वो बड़े नहीं है। और जिन लोगों से मैं बहुत छोटा समझ रहा था दूर से, उनको, जो गरीब थे, अशिक्षित थे, अनएजुकेटेड थे, पर उनके नजदीक जाने के बाद उनके कुछ गुणों को देखने का मुझे जब मौका मिला,
तब मुझे लगा कि मैं इनको बहुत छोटा समझ रहा था, ये बहुत बड़े हैं। देखिए, नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। नो वन इज परफेक्ट। ऐसा व्यक्ति भगवान ने तैयार नहीं किया है। हमारे बीच में कोई भी पूर्णांक नहीं है, हम अपूर्णांक है। तो जीवन में हमने यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आज जो है इससे और अच्छे कैसे बनेंगे। हमारे आगे और हमारे पीछे, हमारे ऊपर और हमारे नीचे जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं उनसे क्या हम ले सकते हैं। मैं इंजीनियर नहीं हूं। मुझे बहुत लोगों में एक मिस इंप्रेशन है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं विद्वान भी नहीं हूं। मुझे आज 8वीं डिलीट मिल रही है, पर मैं उसके लायक नहीं हूं। मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मैं 75 में जब HSC में था तो इमरजेंसी आई। तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश जी से आंदोलन लेकर मैं वो साइकोलॉजी मशीन पत्रक निकालना, उसके पीछे भिड़ गया। तो नेचुरली मेरा परसेंटेज 52% मिला। तो मेरे घर में मेरी बहन थी और हमारे जो दामाद थे, जवई थे, वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। तो सबको लगता था ये क्या, घर में ये अपेक्षा थी माँ की और बहनों की कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं नौकरी करूं कोई। तो मुझे माँ कहती थी कि अरे नौकरी करो, कहीं तो भी लग जाओ, बैंक में लग जाओ, टीचर बन जाओ, हर महीने में सैलरी मिलती है। एक दिन मैंने तंग आकर माँ को कहा, माँ मैं नौकरी मांगने वाला नहीं, मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। तो उसने मुझे कहा तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोग पूछते तुम्हारे पास क्या है। वो दीवार में था ना डायलॉग, शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में था। तो शशि कपूर को अमिताभ बच्चन बोलता है कि मेरे पास बिल्डिंग है, गाड़ी है, कार है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है। तो शशि कपूर बड़े इससे इमोशनली कहता है मेरे पास माँ है। वैसे मैंने उनको माँ को वैसे ही कहा। उस समय दीवार, मैं भी अमिताभ बच्चन को परसों दिन भर साथ थे, तो मैं उनको कह रहा था कि आपका जंजीर की फाइट, मैं उस समय 3rd क्लास में पिक्चर देखता था, यानी उस कैटेगरी में था कि सिनेमा सामने से और नाटक पीछे से। तो मैं बोला अमिताभ जी, वो जंजीर में प्राण के साथ आपकी फ्लाइट अभी भी भूला नहीं हूं। और 3rd क्लास में बैठकर सीटियां बजा बजा कर एंजॉय करते थे, क्या मजा आती थी। दीवार और जंजीर की बात कर रहा था, हमारा दिन भर शूटिंग था। तो उन्होंने कहा नितिन जी, मेरी एक फिल्म अच्छी चल जाती है तो लोग 6 महीने याद रखते हैं, और गाने अच्छे होते हैं तो साल भर याद रखते हैं, पर हम मुंबई कर आपको जीवन भर याद रखेंगे, क्योंकि रोज घर से निकलते तो फ्लाईओवर के कारण, वर्ली बांद्रा के कारण, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हमारे रोज समय बचता है, नहीं तो हमारी हालत खराब हो जाती थी। तो हम आपको जीवन भर याद रखते हैं। अब हमारी फिल्म में 1 साल ही याद रखते हैं। जब उन्होंने ये कहा तब मुझे लगा मैं तो भूल गया, वो पुरानी बात हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात है, मराठी में एक बहुत बड़े साहित्यिक थे शिवाजी सावंत। उनकी हिंदी में एक मृत्युंजय करके मराठी में किताब थी, बहुत सुंदर किताब है, बहुत सशक्त लेखक थे। और उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा था, वो महाभारत के इतिहास पर थी, महारथी कर्ण पर था किताब, हिंदी एडिशन है उसकी, बहुत सुंदर किताब है। उसमें उन्होंने एक बात लिखी थी कि विस्मृति ये भगवान ने व्यक्ति को दी हुई सबसे बड़ी देन है। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे वो बात इतनी जज गई कि मैंने ये तय किया कि आप कोई काम करना है तो उसको भूल जाओ। और मेरी माँ अक्सर कहती थी अगर किसी के लिए कुछ मदद करना है तो मदद जिस क्षण में करते हो उस समय भूल जाओ, बताओ मत किसी को। तो मैं तो भूल गया हूं, पर अपना जो कार्य होता है वो लोग याद रखते हैं। आप आर्टिफिशियली कितना भी करो, कितने पोस्टर लगाओ, बैनर लगाओ, कुछ नहीं होता। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। अगर आप में क्षमता होगी तो निश्चित रूप से वो आपको मिलता ही है। अच्छा, मैंने नहीं, आप तो साइंटिफिकली आर्किमिडीज ने भी कहा है कि पानी में कोई भी चीज डुबाओ, जितना वजन होगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो तुम अगर जेब में कोई वजन लेके बैठोगे तो शायद वजन थोड़ा ऊपर हो जाएगा,
पर नियम यही है कि इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। तो दौड़ो मत किसी के पीछे। रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट, आपको मिलेगा। पीछे मत लगो किसी को। और इसलिए आपका जीवन जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, वर्ल्ड की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, ये किसके भरोसे होगा? ये आपके भरोसे होगा और ये आपको बनाने का है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, साइंस, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे, इतने प्रयोग कर। मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में उसका मंत्री हूं। मैंने अभी मर्सिडीज की एक कार लॉन्च की इलेक्ट्रिक की, तो जर्मनी से जो चेयरमैन आए थे मुझे बता रहे थे कि इसके बाद हम केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाएंगे। अब एलएनजी का एक ट्रक मैंने चाकण में ब्लू एनर्जी का ये किया, जो एक समय 1600 किलोमीटर चलता है, डीजल की तुलना में 50 मीटर कॉस्ट बच जाती है। आज जब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी की बात करता था, इलेक्ट्रिक स्कूटर की, कार की, बस की, तो लोग मुझे सवाल पूछते थे कि रास्ते में बंद होगी तो क्या होगा। दुनिया भर के सवाल पूछते थे पत्रकार, अब कोई नहीं पूछता। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई, 5 साल के अंदर इस देश में पूरी इलेक्ट्रिक बसेस बन जाएगी। इलेक्ट्रिक कार आएगी। अब मेरे पास 3 कार है। इलेक्ट्रिक कार है, 100% इथेनॉल पर चलने वाली, वर्ल्ड की पहली टोयोटा की इनोवा है जो यूरो 6 के इमिशन नॉर्म्स को पूरी करती है। अगर पेट्रोल की तुलना में अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो गाड़ी बिजली भी तैयार करती है, तो 25 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव आता है। बहुत सुंदर है। हाइड्रोजन की कार है। मैं इसलिए हाइड्रोजन की कार मैंने लाई, उसका नाम है मिराई। उसकी एक कहानी है। मैं जब ये टीवी इंटरव्यू में, आजकल मैं तो नहीं सुनता मेरे इंटरव्यू, पर मुझे यूट्यूब से 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मिलता है, इसका मतलब लोग बहुत सुनते हैं। तो मेरे पत्नी ने एक बार खाना खाते हुए मुझे कहा कि आप बोल रहे हो कि पानी से हाइड्रोजन निकलेगा और हाइड्रोजन से गाड़ी चलेगी, तुम्हारे ऊपर मेरा ही तो विश्वास नहीं बैठता, तो लोगों का क्या बैठने वाला है। तब मेरे ध्यान में आया कि मेरे बीच में, मेरे और लोगों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तब मैंने विक्रम किर्लोस्कर, जो टोयोटा इंडिया के चेयरमैन थे, उनको फोन किया, विक्रम मुझे हाइड्रोजन की कार चाहिए। बोले, वो बताने लगा, बोला आई डोंट नो रीजनिंग, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। क्या प्रॉब्लम है वो तुम्हारे है, नहीं वो ऐसा है। देखो एक बात याद रखो, आई ऑलवेज टेलिंग टू पीपल, there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problems। मुझे मालूम नहीं, मुझे कार चाहिए। तो उसने मुझे कार लाके दी, उसका नाम है मिराई। मिराई यानी जापानी वर्ड है, उसका अर्थ होता है फ्यूचर। मैं जो आपको अपील करने वाला हूं वो फ्यूचर जो है, इसका मतलब हाइड्रोजन इज ए फ्यूएल फॉर फ्यूचर। द फ्यूचरिस्टिक विजन, futuristic technology and a futuristic planning is very, very important. You can donate eye, but you cannot donate vision. Lack of vision is a problem. और उसमें काम करने के लिए strong political will, decision making capacity, team work, अगर ये 3 छोटी छोटी बातें आपके पास होगी तो you can make miracles। और हमारे देश में आज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग ट्रेन मैन पावर अगर वर्ल्ड में किसी देश में है तो वह हिंदुस्तान है। पर मैं आपको एक ही अनुरोध करूंगा कि हमारे देश में जो ग्रोथ होती है वो 22 to 24% फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, 54 से 56% फ्रॉम सर्विस सेक्टर एंड 12% फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। मैं आपको अनुरोध करूंगा कि गांव, गरीब, मजदूर और किसान, जल, जमीन, जंगल और जानवर, इस पर आधारित टेक्नोलॉजी को डेवलप करो। चलो गांव की ओर। अब स्मार्ट विलेज, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज बन सकता है। मैं कृषि क्षेत्र में काम करता हूं। मेरे क्षेत्र में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की है। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं,
न मैं इंडस्ट्रिस्ट हूं, पर मैं जो एग्रीकल्चर में काम करता हूं उसका टर्नओवर 2,500 करोड़ है। मैं 15,000 लोगों को रोजगार दे चुका हूं। यह संभव है कि आपकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, अभी हम लोग बांबू से इथेनॉल बना रहे हैं। अभी जो बात हुई पानीपत में, मैंने पीछे पढ़कर, हमने एक बड़ा इंडियन ऑयल ने उद्योग शुरू किया है कि जो परली जलाते हैं जिसके कारण दिल्ली में बहुत प्रदूषण होता है, परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायोबिटुमिन और 76,000 टन पर ईयर बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, हवाई ईंधन तैयार होता है। अब अभी आपको पता होगा कि डाहोस में ये बात चल रही है कि ये जो कार्बन न्यूट्रल की तरफ जाना है, इसमें अब आपको पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% बायो एविएशन फ्यूल डालना पड़ेगा। और मेरे ऊपर विश्वास रखिए, हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं है, ऊर्जादाता है। केवल ऊर्जादाता नहीं है, बिटुमिन दाता है। केवल बिटुमिन दाता नहीं है, हवाई ईंधन दाता है। द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, ये संभव है। मैं 2004 से इसके ऊपर लगातार कोशिश करता रहा हूं। पिछले 2 साल पहले 26 जनवरी में हमारे फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर बायो एविएशन फ्यूल में चले। फिर हमने स्पाइस जेट का एक हवाई जहाज देहरादून से 50% बायो एविएशन फ्यूल डाल के दिल्ली लाया। तो जो स्पाइस जेट के मालिक थे, मेरे मित्र, वो कहते थे अगर हवाई जहाज बिगड़ गया तो क्या होगा। मैंने बोला तेरे बहुत काम किए, एक आधा हवाई जहाज बिगड़ गया तो हमारे नाम पे रख देना। कोई नहीं बिगड़ा। अभी विस्तारा का पूरा 100% बायो एविएशन फ्यूल पर हवाई जहाज की ट्रायल हुई। हमारे देश का विकास करना है तो इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हम 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने केवल मेरे क्षेत्र की बात की, बाकी क्षेत्रों में भी ऐसी बहुत से भी है। आपके मेडिकल डिवाइसेस है। मैंने विशाखापट्टनम में एमएसएमई के मंत्री होता था तब एक मेडिकल डिवाइस पार्क शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा, वहां सब मैंने 500 वेंटिलेटर वहां से खरीदी करके कोविड के समय बांट दिए, एक भी खराब नहीं हुआ। आप जो वेंटिलेटर खरीदते हैं वो 5 से 7 लाख रुपए का है, मैंने 47,000 में खरीदी की। एमआरआई, सीटी स्कैन सब अपने यहां बन रहा है। हमारे देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा। रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, और गरीबी दूर होगी तो समृद्ध संपन्न भारत निर्माण होगा। हमें सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए काम करना है। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है। आप तो एजुकेटेड है। कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। हम समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता समाप्त करेंगे और समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उनका विकास हो, वो मुख्य प्रभाव में आए, उसके लिए कोशिश करें। हमारे सोसाइटी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है: इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और साउंड पोल्यूशन, ये तो मुक्त करना ही है। अब हाईवे पे मैं मंत्री हूं, 40% पोल्यूशन मेरे कारण ही होता है। मैं गिल्टी कॉन्शियस हूं, पर मैं पेट्रोल डीजल के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ा हूं और मेरा विश्वास है मैं इनको हद्दपार करने में मेरे जीवन में यशस्वी होऊंगा। अभी लिथियम आयन बैटरी की बात चल रही थी। जब मैंने इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की तो उसकी कीमत थी $150 पर किलोवाट पर आवर, अब $112 आई है। और मैं आपको बताता हूं, आप जैसे लड़के स्टार्टअप संशोधन कर रहे हैं, वो $100 आएगी तो पेट्रोल डीजल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी की कीमत सेम होगी। एक 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा जोक हुआ। मैं जब कॉलेज में था, स्टूडेंट लीडर था, तो मेरे पास एक लूना थी। तो मुझे लूना याद है, वो लूना बड़ी नाजुक थी, पर उसके पे डबल सीट बैठते थे। कभी कभी तीसरा कहता था मैं बैठूं क्या सामने, वो छोटी गाड़ी थी। तो मैंने 4 दिन पहले लूना, इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया। तो मैं जब जो लूना मैं चलाता था तब उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 40 पैसे आती थी, और मैंने जो इलेक्ट्रिक लूना को लॉन्च किया उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 10 पैसे है। नो पोल्यूशन।
ये टेक्नोलॉजी का परिणाम है। मैं आपको बताता हूँ, टेक्नोलॉजी कहीं भी काम में आती है। मैं हमारे शहर में 7 साल पहले जो शौचालय का टॉयलेट का पानी था, वो बेचने का मैंने काम हाथ में लिया, और आपको ताज्जुब होगा, वो पानी हम 7 साल से बेच रहे हैं। हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को 300 करोड़ रुपए साल के मिल रहे हैं, 300 करोड़। अभी मैंने मथुरा में एक प्रोजेक्ट किया था हाइब्रिड एन्युटी में। वो मथुरा का 90 mld स्लज पानी शुद्ध करके इंडियन ऑयल को दिया। वो 25 करोड़ पानी के लिए यूपी सरकार को देते थे, इरिगेशन को। मैंने कहा 20 करोड़ दो। ये त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी, उन्होंने टेंडर लिया और पूरा प्रोजेक्ट यशस्वी हुआ। केवल 40% हमने दिए, 60% उसने लाया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें अगर रिसर्च होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी दिल्ली में हम UR2 बना रहे हैं, 25 लाख टन। गाजीपुर के कचरे की टेकड़ी कम हो गई 7 मीटर, वो कचरा हमने डाल दिया, अहमदाबाद डोलेरो रोड में डाल दिया। तो इसलिए नो वन इज वेस्ट। कचरे को सेग्रीगेट करके एल्यूमिनियम, कॉपर, मेटल निकलती, ग्लास निकलता है। ऑर्गेनिक वेस्ट से हाइड्रोजन तैयार हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। इच्छा शक्ति चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, काम करने की इच्छा चाहिए। और देश में हमारे यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इथिक्स एजुकेशन के रूप में तो आपने यहां सीखा ही है, पर इतिहास, संस्कृति और विरासत, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और परिवार पद्धति हमारी ताकत है। अगर आप बहुत अच्छे बड़े विद्वान बन गए और माँ बाप को आपके प्रति, आपको कोई प्रेम ही नहीं उनके प्रति, और परिवार में कोई एक ही, तो फायदा क्या है? मैं इकट्ठा परिवार में रहता हूँ, अकेला हूँ, मेरे बच्चे सब रहते हैं। मैं उनको एक बात समझाता था। हमारे मराठी में एक कवयित्री, उनने घर के बारे में व्याख्या की है, वो बहुत सुंदर है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन कभी आ सकता है तो इनको दीजिए। घर असावे घरा सारखे, नकोच नुसत्या भिंती। यानी घर घर जैसा होना चाहिए, केवल दीवारें यानी घर नहीं होता। तिथे असावा प्रेम जिव्हाळा, नकोच नुसती नाती। घर में प्रेम, जिव्हाळा, एक दूसरे के प्रति आत्मसन्मान, विश्वास होना चाहिए। त्या अश्रूंना अर्थ असावा। या अश्रू डोळ्यातून जो अश्रू निकलते हैं, उसको भी कोई भावार्थ होना चाहिए, केवल पानी नहीं निकलना चाहिए। ये घर, परिवार पद्धति, जीवन पद्धति, इसका संबंध जीवन मूल्यों से है। और भारतीय संस्कृति और इतिहास और विरासत, ये पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। मैं जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, मुझे भाषण करने का मौका मिला, तो प्रधानमंत्री के पास जब मैं गया था, तब वसुंधरा राजे भी मेरे साथ थी और स्मृति ईरानी भी थी, हमारा एक डेलीगेशन था। तो मुझे प्रधानमंत्री ने ये पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो मैंने उनको कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी। तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उनको पूछा, आपके देश की समस्या क्या है? तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे लड़के और लड़कियां पढ़ने के बाद शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारी समाज व्यवस्था का क्या होगा आगे, ये हमारी चिंता है। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आपके देश में यह समस्या नहीं है? मैंने कहा नहीं के बराबर है। देश गरीब है तो यह समस्या क्यों नहीं है? तब मैंने उनको जवाब दिया कि हमारा देश गरीब जरूर है, पर हमारा देश, हमारी जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड फैमिली सिस्टम और वैल्यूज को हमारे समाज में सबसे बड़ी मान्यता है। तो इतिहास, संस्कृति और विरासत, इससे मिले हुए जीवन मूल्य के संस्कार और साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च से मिला हुआ ज्ञान, दोनों को एक साथ लेकर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है। आज आपने डिग्री हासिल की, ये जीवन की पहली परीक्षा है। जब इसके बाद जीवन में एक अच्छे नागरिक, अच्छे व्यक्ति के रूप में इन सब सद्गुणों के साथ समाज आपको मान्यता देगा, रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, तब सही अर्थ में जीवन की सही परीक्षा, सही डिग्री आपने हासिल की, ऐसा अर्थ निकलेगा। मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आने की। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आप विद्वान भी बने, सुसंस्कृत भी बने, अच्छे व्यक्ति भी बने और समाज और देश के लिए उपयोगी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद अर्पित करना चाहेंगे हमारे माननीय मंत्री जी का। और ऐसा हम कहते हैं कि पर्ल ऑफ विजडम, ज्ञान की माला, मोती माला है सर, सागर है आप तो ज्ञान का। कुछ बूंदे आज हमारे बच्चे खुश नसीब हैं कि उन्हें मिली। आपने बहुत ही खूबसूरती से कुछ चीजें बताई। हमने 1 और 1 11 तो सुने थे सर, पर ये A+B² का फॉर्मूला वाकई जो मैनेजमेंट में कहते हैं कि टीम वर्क इज दी ओनली थिंग विच यू शुड लर्न। सो A+B² बच्चों, आई थिंक आज का टेक अवे जो मंत्री जी के आशीर्वचन से था वो है A+B²। और अमिताभ बच्चन ही नहीं सर, जयपुर वासी और दिल्ली वासी भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बच्चन साहब तो सी लिंक से जाते हैं, पर जो जयपुर दिल्ली हाईवे आपने नया बनाया है, हमारे उसमें 2 घंटे बचते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां मंत्री महोदय आपका। जिस तरह से आपका